वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू वाइल्ड नीड चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर को। और लास्ट चैप्टर जो हमने किया था उस चैप्टर का नाम था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और आज इस चैप्टर के अंदर हमारा पहला लेक्चर है जहां पर हम इंट्रोडक्शन को जानेंगे और सेल साइकिल को देखेंगे क्या होता है। ये वो चैप्टर है, नॉर्मली क्या आता है, जिस चैप्टर के बिना आप 12th क्लास में जेनेटिक्स नाम की यूनिट होती है जिसको आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं। और वहां हमें डिटेलिंग के अंदर ये देखना होता है कि इसके अंदर नॉर्मली कि देखो, सबसे पहले क्या देखना है, हमें इंट्रोडक्शन को देखना है। उसके बाद हम जो टॉपिक हमारा पहला होगा दैट इज सेल साइकिल। और हम ये सब सारा का सारा जो कवर करेंगे वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे। और थोड़ा बहुत जहां पर हमें रिक्वायरमेंट है एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाने की उसको भी हम देखेंगे। ध्यान से लेक्चर को सुनना और इसको यहाँ पर देखना। इसके बाद जितना भी आप पढ़ लोगे, जितने आपके पीवाईक्यू आए हुए नीट के अंदर, आपके सारे बन जाएंगे। ये आपको मैं एसयूटी देता हूँ। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर नाम है हमारा सेल साइकिल सेल डिवीजन। ये मैंने यहाँ पर हमारा नाम होता है चैप्टर का। तो चलो एक बार लिख देता हूँ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब इसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसकी शुरुआत कैसे करनी है। देखो, दो टर्म दे रखे हैं उन्होंने चैप्टर के नाम में बता रखे हैं। एक तो दे रखा है सेल साइकिल क्या होता है और एक दे रखा है सेल डिवीजन क्या होता है। हम दोनों को अच्छे से देखेंगे। पर एक बात बताइए, क्या ये चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल नया है? क्या इससे रिलेटेड कोई ऐसा एग्जाम्पल भी है कि जिससे हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं? जैसे कि मैं बात करूं, हम सबके सब क्या है, हम जितने भी ह्यूमन बीइंग है, जितने भी आप बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म को देखते हो, उन सब की स्टार्टिंग एक सेल से हुई है। हम सब भी एक ही सेल से बने पड़े हैं। क्या हम में अब एक सेल है? अब तुम्हारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल है, बिलियंस ऑफ सेल्स है, लाखों करोड़ों अरबों सेल्स हैं अब तो हमारे अंदर। और बने कितनी सेल्स हैं? वन सेल्स है। तो हमारे अंदर जो सेल डिवीजन है, जो सेल ग्रोथ है, जो सेल साइकिल है, ये इवेंट ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास में कि अभी चल रहा है बाद में बंद हो जाएगा। सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूस होता है। अब कोई सेल ऐसी है जो कंटिन्यूस नहीं करती, पर बॉडी के अंदर एक कंटिन्यूस है। जैसे कि मैं बात करूं आपसे, देखिए सबसे पहले ह्यूमन बीइंग की आपसे मैं बात करूं, जब हम होते हैं बर्थ में, जब जन्म होता है, जब आप चाइल्ड वाली फेज में होते हो, तो चाइल्ड से कर देता हूं, चाइल्ड वाली फेज में। चाइल्ड फेज में क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म्ड आर मोर एज कंपेयर टू number of cells destroy as compared to number of cells destroy। सेल का बनना और सेल का डिस्ट्रॉय होना ये हमारी बॉडी के अंदर चल रहा होता है रात और दिन। ऐसा नहीं कि सेल साइकिल, सेल बन रही है टूट नहीं रही है, हमारे अंदर भी चल रहा है। चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई जवान हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई चाइल्ड हो या एडल्ट हो या ओल्ड हो, कोई भी हो, सबके अंदर सेल का बनना, सेल का फॉर्मेशन और सेल का डिस्ट्रक्शन दोनों ही चल रहे हैं। पर बचपन के टाइम पे जब बच्चा कोई भी होता है, चाहे मैं हूं या जब हम रहे थे चाइल्ड वाली फेज में, तो उस टाइम पे भी क्या हो रहा था, सेल हमारे अंदर बनी ज्यादा थी, आर मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ सेल डिस्ट्रॉय। जब हम आ जाते हैं एडल्ट में, इसी वजह से क्या होती है, अब उस वजह से क्या है, अगर सेल बनती कम टूटती ज्यादा, तो आप देख सकते हैं हमारे अंदर ग्रोथ नहीं हो पाती। हमारी ग्रोथ कब हुई थी? जब सेल का नंबर बढ़ रहा है, आपकी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, सारे बॉडी के पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है। तो कैसे डेवलपमेंट हो रहा है? ग्रोथ होगी तो ही होगा ना। अब देखिए यहां पर ग्रोथ अक्कर, तो ग्रोथ हो पाई थी। एडल्ट में क्या होता है, जब हम सब के सब एडल्ट में आ जाते हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं, तो एक वक्त आता है हमारी उम्र के, हमारी जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर, कि जिसके अंदर आपकी बॉडी में सेल्स का बनना, सेल का फॉर्मेशन आर इक्वल टू नंबर ऑफ सेल डिस्ट्रॉय। सेल बनेंगी भी उतनी और सेल टूटेंगी भी उतनी, दोनों का ही एक नंबर इक्वल है, बराबर है। तो उस टाइम पे सेल की ग्रोथ नहीं होती है। तो आप देखते हो एक
टाइम के बाद में हम सबकी ग्रोथ रुक जाती है। तो यहां पर एडल्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म्ड आर इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स डिस्ट्रॉय। तो सेल्स का बनना और उनका डिस्ट्रॉय होना या डिस्ट्रक्शन होना बराबर होता है एडल्ट में। चाइल्ड में क्या था, सेल बन ज्यादा रही थी। जब बुढ़ापे में आते हैं, जब ओल्ड फेज है, ये मैंने कब की बात करी है, ओल्ड फेज की बात करी है, और ये कब की बात करी थी, चाइल्ड फेज की। अब आखिरी वन तुम्हारे पास जो होता है ओल्ड फेज, इसे हम देखें। ओल्ड फेज में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म्ड आर लेस। सेल्स जो बनती है वो लेस है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ सेल्स डिस्ट्रॉय। ये कहा है। तो जब ओल्ड होते हैं, जब इंसान कोई भी ओल्ड होता है, और सबको पता है एक नेचुरल सी फिनोमिना है, अगर किसी का जन्म हुआ है तो पहले चाइल्ड भी रहेगा, फिर एडल्ट फेज में आएगा, फिर ओल्ड फेज में आएगा। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो इस प्रोसेस से बच पाए, ये सबके अंदर होना है। तो इसलिए आप देखते हैं बुढ़ापे के अंदर जब भी कोई ओल्ड होता है, तो ओल्ड में क्या होता है, इंसान के चेहरे पर, इंसान की बॉडी पर क्या है, झुर्रियां पड़ जाती है। झुर्रियां क्यों पड़ रही है, सेल बन नहीं रही, सेल टूट ज्यादा रही थी और बन कम रही है। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यही बोला है कि सेल्स का बनना और डिस्ट्रक्शन ये हमारी बॉडी में चलता रहता है। तो ये सब जो आ रहा है हमारे पास, जब चैप्टर में हम इसे पढ़ते हैं, यही है हमारे पास में सेल साइकिल, सेल डिवीजन। तो ये मैंने आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे बता के यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि इस चैप्टर का लिंक कैसे है। और कोई भी हो तुम्हारे पास में, सबका, हम सब यहाँ पर कितने सेल से बने पड़े, एक सेल से बने, ये एनसीईआरटी ने खुद ने दे रखा था इंट्रोडक्शन के अंदर। तो यहां पर लिख सकते हैं हम, एवरी ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ या विच इज कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, जिसमें आज तुम देखते हो मिलियंस ऑफ सेल्स को, लाखों सेल्स को, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल सेल। वो सब कहां से बन के आई थी, एक सेल से बन के आई थी। अब देखिए ये एक सिंगल सेल कहा है, सर वो सेल होती कौन है सिंगल सेल, क्या हम सब जाइगोट से बने, और जाइगोट कितने सेल का होता है, जाइगोट कैसा होता है, डिप्लोइड, उसे हम क्या कहते हैं, 2n का मीन्स होता है डिप्लोइड। आगे हम देखेंगे ये 2n होता है, डिप्लोइड है। अब ये जो होता है कितने सेल का होता है, इट इज सिंगल सेल्ड। तो जाइगोट कितने सेल्ड का, ये याद रखना, सिंगल सेल्ड ही है। और इससे क्या बनाता है, एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो बनता है हमारे पास। और एम्ब्रियो में क्या होते हैं, पहले 1 से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, इस तरह 256, 512, इस तरह चलता रहेगा ये। और एक बार नीट में क्वेश्चन भी आया था, अगर आपको 128 सेल बनानी है एक सेल से, तो कितनी बार डिवीजन होगा, हम बात करेंगे आगे। तो इससे बनी हो मिलियंस ऑफ सेल्स। पहले इससे अब एम्ब्रियो बनेगा, आप सारे जानते हैं एम्ब्रियो बनेगा। यहाँ पर मिलियंस ऑफ सेल्स का जो बन पाया था इंसान, वो ऐसे है तुम्हारे पास, पर इससे जो बनेगा हमारे पास में वो एम्ब्रियो बनेगा। फिर वो एम्ब्रियो चाइल्ड का फीटस बनेगा, फिर बच्चा होगा, फिर उसका ग्रोथ, बर्थ होगा, उसके बाद में ग्रोथ होती रहेगी। एक मिनट वेट, यहां लिख देता हूं। अब इसको एक सेकंड मिटा ही देता हूं, इस वाले पार्ट को। पहले इस जाइगोट से एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो से बनेगी मिलियंस ऑफ सेल्स। क्या हो गया, जाइगोट से फिर बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में क्या होती है, ये इसमें मल्टी सेल्ड बनता है, ये बहुत सारी सेल बन जाती है। फिर उससे हमारे पास में मिलियंस ऑफ सेल्स आती है जब इंसान का जन्म हो जाता है। तो एनसीईआरटी ने भी यही कहा था
कि मिलियंस ऑफ सेल बन के आती है। हम सब जाइगोट से बने और जाइगोट कितने सेल का था? एक सेल का था। अब क्या ऐसे ही हो जाता है क्या? सेल अपने आप को डिवाइड करती जाएगी? तो हमारी एनसीईआरटी हमसे ये बताना चाह रही है कि जो एक सेल है जब अपना वो नंबर को बढ़ाती है तो उससे पहले क्या क्या चेंज होते हैं। जैसे कि सेल न्यू सेल बनाना है, न्यू सेल को बनाना है तो जो पुरानी सेल में जितने भी कंपोनेंट थे, जितने भी सेल ऑर्गेनल थे, वो सारे और नए बनाने पड़ेंगे। जब सारे और नए बनाने पड़ रहे हैं हमें, फिर उनका डिवीजन होगा आगे चल के। डीएनए का प्रिपरेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की कॉपी बनती है, फिर उनको प्रॉपर्ली मैनेज करके उनको दो में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, फिर नई सेल बनेगी, फिर उनका मेंटेनेंस होगा। और ये सब ऐसा नहीं होता कि अपना आप चल रहा है, ये एक सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डर में होता है, और ये सब का सब जेनेटिक कंट्रोल में होता है। तो ये ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे क्या है, कभी ये चल जाए कभी वो चल जाए, नहीं, एक सीक्वेंस में कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, और सारा का सारा किस तरह होता है? जेनेटिक कंट्रोल में। तो यहां पर हम कह सकते हैं बिफोर डिवीजन ऑफ सेल डुप्लीकेट, जो सेल होती है क्या करती है? सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, अपने जीनोम को डुप्लीकेट करेगी, एंड इंक्रीज या डबल इट्स मास, अपने मास को डबल करेगी, या वो एंड डुप्लीकेट्स एंड डबल इट्स कंपोनेंट, या मास को करेगा कंपोनेंट, क्योंकि जितने जो कंपोनेंट अब उनके अंदर है, डिवीजन करना है तो उनको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि एक से कितनी सेल बनने वाली है? दो। अब डबल डबल तभी तो बराबर कर पाएंगे जब उनमें दो, मतलब वहां पर डबल होंगे, वो इक्वल तभी तो हो पाएंगे जब दो दो हैं ऑलरेडी। अब एक में दो है, अब न्यू सेल बना रहे हो तो जो उसके अंदर ऑलरेडी हो वहां रह लेगा, फिर उससे नए जो उसने नया बनाया उसको दूसरे में भेज देगा। तो इस तरह से कर रहे हो। तो उन्होंने क्या करा? अपने जीनोम को, जीनोम क्या होता है? हमारा डीएनए, क्रोमोजोम, इस सब की, क्योंकि डीएनए की भी कॉपी होती है, और ऐसा नहीं है कि बिना डीएनए कॉपी करे आप सेल को डिवाइड कर दोगे, ये इम्पॉसिबल है। तो आगे देखिए अब क्या कह रहा हूं। जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल अक्कर्स इन ए कोऑर्डिनेटेड वे, ये सब कैसे होता है बताइए? कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर होता है, एंड इट इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और ये सब किसके कंट्रोल में होता है बताइए? जेनेटिक कंट्रोल में। इट इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। अब जेनेटिक कंट्रोल में है, कैसे है देखिए। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। ये एक सेल है, एक सेल बनी थी, आप इसको ऐसे मान लीजिए इट इज ए पेरेंटल सेल। शुरुआत में तो बनेगी, ये पेरेंटल सेल नहीं मान रहे, ये शुरुआती न्यूली फॉर्म्ड सेल्स है। जब ये न्यूली फॉर्म्ड सेल है तो पहले क्या करेगी? खुद की ग्रोथ करेगी, तो इसे आप कहते हैं ग्रोथ फेज। जब ग्रोथ करेगी, अभी ऐसी है तो इसने अपने साइज को बढ़ाया, अपने शेप को बढ़ा लिया, तो ये बन गई तुम्हारे पास अब सेल। तो पहले न्यूली फॉर्म्ड सेल थी, ये न्यूली फॉर्म्ड सेल। न्यूली फॉर्म्ड सेल सबसे पहले क्या करती है? अपना शेप और साइज बढ़ा रही है, उसको हमने क्या बोला? ग्रोथ फेज। अब ये क्या करेगी? ग्रोथ करने के बाद में खुद को डिवाइड करेगी। अब जो इससे सेल बन के आएंगी, ये जब ये खुद डिवाइड कर रही है, अब जो सेल बन के आ रही है, क्या इनको मैं कह सकता हूं डॉटर सेल? तो ये होती है डॉटर सेल, और इस सेल को हम कहते हैं पेरेंटल सेल। तो सबसे पहले न्यूली फॉर्म सेल थी, उसने क्या करी? खुद की ग्रोथ करी। ग्रोथ के बाद में क्या करा? डिवाइड। तो एक सेल से कितनी सेल बन के आई है? दो। इस वाले फेज को हम कहते हैं डिवीजन फेज, और यहां से लेके यहां तक ये होता है आपका डिवीजन फेज। यहां से लेके यहां तक इस वाले को हम सबको मिलाकर कहते हैं सेल साइकिल। तो अब मुझे बताइए, नॉर्मली सबसे पहले कौन सा फेज हुआ है सेल के अंदर? ग्रोथ। पहले उसने खुद की क्या करी? ग्रोथ। उसके बाद क्या करा? डिवीजन। तो मेन इंपॉर्टेंट ये होता है सेल साइकिल में। तो सेल साइकिल में कौन से इवेंट होते हैं, थोड़ा ये याद रखें। अभी इनको हम डिटेल में देखेंगे, अभी हम नाम को जान रहे हैं, तो आपको इतना पता चल गया होगा कि जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल में क्या क्या होता है। इन सेल साइकिल
द ग्रोथ फेज भी होती है। ग्रोथ फेज के अलावा दूसरा फेज कौन सा आ रहा है यहां पर, उसे हम कहते हैं डिवीजन फेज। डिवीजन फेज, इसके अलावा सर और कुछ भी होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, मेन इंपॉर्टेंट सर, ये कहां होता है? ग्रोथ फेज के अंदर ही आता है एक्चुअल में ये। और ये होगा कहां पर देखेंगे हम, तो इन सेल साइकिल ग्रोथ फेज, डिवीजन फेज, डीएनए रेप्लिकेशन अक्कर, ये सब होते हैं। सर सेल जब डिवाइड करेगी तो उस टाइम पे नहीं होगा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअल में जो ये होता है ग्रोथ फेज में। और आपको इंपॉर्टेंट बताऊं, जो एक सेल होती है अपना सारा का सारा, फॉर एग्जांपल कोई सेल है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई सेल है, ह्यूमन सेल लगा लीजिए, यूकैरियोटिक सेल को, ये डिवाइड करती है 24 आवर में, 24 घंटे में डिवाइड करेगी। तो इसका जो मोस्टली टाइम है 95% टाइम जो लगेगा वो लगेगा ग्रोथ फेज में। ये डिवाइड करेगी बिल्कुल एंड में जाके। तो आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा फेज होता है सेल साइकिल में, तो वो होता है ग्रोथ फेज। और ग्रोथ फेज वो फेज है जहां पर सेल खुद की तैयारी कर रही होती है, जहां पर खुद की प्रिपरेशन कर रही होती है। प्रिपरेशन देखो, अगर आपको डिवाइड करना है, अगर आपको नीट को क्रैक करना है, तो नीट का एग्जाम तो 3 घंटे में ही हो जाता है। बट उससे पहले बच्चे क्या करते हैं, अपनी तैयारी को, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 4-4 साल 5-5 साल तैयारी कर रहे होते हैं, फिर भी उनका नीट नहीं निकल रहा होता है। तो उनकी प्रिपरेशन में, उनकी एक तरह से ग्रोथ के अंदर ही लग गया 4-5 साल। अब जो पेपर उन्होंने दिया हो तो 3 घंटे में दे दिया। तो मोस्ट टाइम जो उनका ज्यादातर टाइम है, बताओ किस में लगा, पेपर देने में या ग्रोथ करने में या प्रिपरेशन में? आप सब कहेंगे प्रिपरेशन में। इसी तरह सेल साइकिल में मोस्टली टाइम कंज्यूम कहां होता है? ग्रोथ फेज में। अब यहां पे लिख देता हूं मैं, द मोस्ट टाइम बेस्ट most time of cell cycle is taken by growth phase। तो ग्रोथ फेज उसका मोस्टली टाइम कंज्यूम कर जाती है। और यहां पर क्या होता है, इन ग्रोथ फेज द प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन अक्कर। सेल जो एक्चुअल में डिवाइड करेगी, वो मोस्टली जो प्रिपरेशन में टाइम लगेगा वो ग्रोथ फेज में लग जाता है। इट कंज्यूम मोस्टली 95% ऑफ टोटल सेल साइकिल। सेल साइकिल का 95% टाइम तक कंज्यूम कर लेती है। तो बचा कितना परसेंट? 5%। तो सारा टाइम सेल साइकिल का किसने खा गई? कौन खा गया? ग्रोथ फेज, यही खा गया सबको। तो सर आगे क्या आएगा इसमें? आगे देखिए क्या कह रहा हूं, ये वाला पार्ट बताया जो सेल साइकिल है। अब सेल साइकिल अगर आप डिफाइन करने बैठोगे तो क्या कहोगे डेफिनेशन में, बताइए। तो यहां पे लिख सकता हूं सेल साइकिल को मैं, सेल साइकिल द इवेंट which occur between formation of cell to division into daughter cell। division into daughter cell is called as cell cycle। ये है आपका एक्चुअल में सेल साइकिल। कोई डेफिनेशन पूछे तो ये है। डेफिनेशन कहां से कहां हुई है? पहले सेल बनी, ये सेल बन चुकी थी, न्यूली फॉर्म्ड सेल, फिर इसने क्या करा? डिवीजन करा। तो मेन कौन फेज आया? ग्रोथ फेज। फिर कौन आया? डिवीजन फेज। तो मोस्टली जो फेज है वो क्या हुआ है, देखो किसके बीच में? सेल के बनने में
फॉर्मेशन ऑफ सेल में आ रहा है, एंड डिवीजन इनटू डॉटर सेल, आगे कह रहा है वो डिवीजन इनटू डॉटर सेल, इन्हीं के बीच का जो पीरियड होता है उसी को कहते हैं सेल साइकिल। अब जो सेल साइकिल है, मैंने आपको बोला कि जेनेटिक कंट्रोल में होता है ये, इट इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। अभी आपको कहा था ना सेल साइकिल किस में होता है, सेल साइकिल इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ये आपको मैंने बोला था, सर हम भूल गए, बड़ी जल्दी भूल गए। इट इज अंडर किस में होता है बताइए, जेनेटिक कंट्रोल में। इसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट आता है, उसे हम कहते हैं टिम हंट, आउट ऑफ एनसीईआरटी। इन्होंने क्या बताया कि जब सेल डिवाइड कर रही होती है या सेल के जब डिवीजन का टाइम आता है, उससे पहले सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं जिनका लेवल बढ़ जाता है। तो टिम हंट ने किसको डिस्कवर किया था, टिम हंट डिस्कवर्ड द साइक्लिन मोलिक्यूल, साइक्लिन मोलिक्यूल। और जब सेल डिवाइड करते हैं, याद रखना व्हेन सेल डिवाइड, जब सेल डिवाइड करती है देन साइक्लिन मोलिक्यूल लेवल, साइक्लिन मोलिक्यूल्स लेवल इंक्रीजिस इन सेल, इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, ये इंक्रीज है समझ जाना, इंक्रीजिस इन सेल, ये बताया। अब ये इन्होंने बता दिया था, फिर एक नाम आता है, आप कहेंगे सर सीडी के काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये मिलके आपस में काम कर रहे होते हैं। यहां पर और भी इन्वॉल्व है, सीडी के मोलिक्यूल्स आर आल्सो इंक्लूड या आल्सो इन्वॉल्व, ये भी होते हैं। इनका पूरा नाम बताऊं तो ये होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये होता है। अब तुम्हारे मन में ये तो आ रहा होगा सर ये तो बताइए जो सेल साइकिल है क्या हर सेल में होता है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, बिल्कुल सबके अंदर होता है। तो क्या बोल रहा हूं यहां पर, सुने ध्यान से, सेल डिवीजन occurs in all cells। अब उनमें कौन किसको बात कर रहा हूं मैं, एक आ रहा है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा कौन आ रहा है, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये इनमें आ रहा है। यूकैरियोटिक सेल में आप जानते हैं कौन कौन से किंगडम आते हैं, मोनेरा को छोड़कर सारे आते हैं, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। और प्रोकैरियोट में कौन आता है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर अब देखो, बैक्टीरिया की मैं आपको बात बताऊं, अगर आपको थोड़ा याद हो तो इसमें क्या आता है, ऑल 4 किंगडम, इसमें तो चारों किंगडम आ रहे होते हैं। एक बात बताना, इसमें जो बैक्टीरिया है, क्या बैक्टीरिया के अंदर मैंने आपको कहा था कि इनमें न्यूक्लियस नाम नहीं आता, न्यूक्लियोइड नाम आता है, बताया था मैंने आपको इससे पिछले चैप्टर में, सेल ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर। और वहां हमने क्या देखा था, अब सुने ध्यान से, क्या है, बैक्टीरियल सेल है, इनके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया कैसे ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कैसे होते हैं बताओ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है तो इनके अंदर जो सेल का डिवीजन ही है, जो इनका सेल डिवीजन है वो एक तरह से ग्रोथ भी है और एक तरह से इनका रिप्रोडक्शन भी है, दोनों ही है। और बैक्टीरिया किस मेथड से डिवाइड करते हैं आप सबको पता है, किससे करते हैं, फिजन से। और फिजन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें पेरेंटल सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं फिजन। क्योंकि डिवाइड हो रही है ना, फिजन का मतलब एक तरह से ब्रेक डाउन, एक तरह से टूटना, एक तरह से क्या हो रहा है, अपने आप को डिवाइड कर लेना। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, याद रखना, इन बैक्टीरिया द सेल डिवीजन इज बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इसमें दोनों ही होता है, ग्रोथ भी और रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर।
इसके अलावा अगर हम और बात करें, अभी मैं इसी की बात कर रहा हूं, देखिए इनमें दोनों होते हैं, ग्रोथ भी है और क्या हो गया, रिप्रोडक्शन भी हो गया। आगे अगर हम बात करें कि इनमें कैसे है, बैक्टीरिया में आपको पता है जो डीएनए है, बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया डीएनए नॉट हैव हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए में कौन सा प्रोटीन नहीं होता बताइए, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन किस में काम करता है आपको याद हो तो, ये करता है पैकेजिंग में, तो पैकेजिंग में ये काम कर रहा होता है। आ गए, अभी बता रहा हूं एक सेकंड इसको। देखिए इन बैक्टीरिया डीएनए नॉट हैव, बैक्टीरिया में कौन नहीं होता बताइए, डीएनए नॉट हैव हिस्टोन प्रोटीन, ये हम बात कर चुके हैं यहां पर। अब इसमें देखो क्या होगा, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता तो याद रखें, इन द क्रोमोजोम इज नॉट डुप्लीकेटेड इन द बैक्टीरियल सेल या इन द प्रोकैरियोट। आपसे कोई ये पूछने बैठ जाए बैक्टीरिया की सेल में जब सेल डिवाइड करती है क्या उस टाइम पे क्रोमोजोम डबल होता है, तो नहीं होता। ये बात को इंपॉर्टेंट है याद रखना जो बता रहा हूं, कि किसका डुप्लीकेशन हो रहा है किसका नहीं हो रहा। और यहां पर अदर्स में क्या है, जब क्रोमोजोम ही नहीं है। सर क्रोमोजोम क्या है, अब सुने मैं आपको बेसिक बताता हूं क्या होता है। सबसे पहले इस बेसिक में और क्या आता है, क्योंकि जब एनसीईआरटी को पढ़ेंगे हम तो एनसीईआरटी में सारे टर्मिनोलॉजी सारे टर्म दे भी रखे हैं। एक होता है जीन, जीन से पहले मैं नाम बताता हूं आपको, डीएनए क्या है। डीएनए पहली चीज तो ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कहेंगे सर सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता, होता है मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड इन यूकैरियोट। कैसा होता है, एंड, और ये हेलिकल होता है। अगर मैं डीएनए की बात करूं देखिए ऐसा होता है, देखिए ऐसे करके, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब इसका जो हिस्सा जहां पर इंफॉर्मेशन है, डीएनए का वो पार्ट, द पार्ट ऑफ डीएनए वेयर इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज जीन। और ये याद रखना डीएनए के हर हिस्सा जीन नहीं है, पर डीएनए का वो हिस्सा जहां पर इंफॉर्मेशन है वो जीन है। तो जीन क्या होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है याद रखना, जीन द पार्ट ऑफ डीएनए वेयर इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट, जहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन है। सर कैसी इंफॉर्मेशन, जैसे कि कोई प्रोटीन बनाना है, अब उसका मैसेज जो आएगा वो कहां से आएगा, डीएनए से। अब जहां से आएगा उस हिस्से को हम कहेंगे जीन। फॉर एग्जाम्पल हमारे आई कलर है, इसकी इंफॉर्मेशन होगी डीएनए में। फॉर एग्जाम्पल हमारा हेयर का कलर है, स्किन का कलर है, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ डीएनए में स्टोर्ड है। और डीएनए में स्टोर्ड है इंफॉर्मेशन सारी की सारी, इसलिए हम डीएनए को कहते हैं इट इज जेनेटिक मटेरियल। और उस हिस्से को क्या बोलते हैं जहां पर इंफॉर्मेशन, उसे जीन कहते हैं। तो डीएनए जो होता है याद रखना, डीएनए कौन है और जीन क्या है, दोनों में डिफरेंस। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये यूकैरियोट प्रोकैरियोट सब में होता है। और मोस्टली कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है। सिंगल भी होता है, वो हम नहीं बात कर रहे हैं, हमें अपने काम की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि इसके बारे में डिटेल और ज्यादा पढ़ना है आपको 12th क्लास जेनेटिक्स में। और चैप्टर का नेम है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पढ़ेंगे और डिटेल में। देखिए इधर ये बता दिया मैंने, डीएनए क्या करता है, डीएनए स्टोर इंफॉर्मेशन। और जब डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, डीएनए स्टोर इंफॉर्मेशन, तो इसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल कौन है, मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो डीएनए है। सर आरएनए भी तो होता है, आरएनए बहुत कम है, मोस्टली डीएनए है। 99.9% विच इज जेनेटिक मटेरियल डीएनए। और वायरस में होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल, अगर आप 0.1 की भी बात करोगे तो आगे देखा यहां पर, क्योंकि हमें बात करनी है, एक मैंने डीएनए बताया और फिर क्या बताया, जीन। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। और डीएनए के जिस हिस्से में इंफॉर्मेशन होती है उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। याद रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, अगला नाम है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन होता है, डीएनए कैसा होता है आपको मैंने बताया, डबल स्ट्रैंडेड होता है,
जो डीएनए है, अगर ये खुद को थोड़ा और आपस में क्या करेगा, कंडेंस कर लेगा थोड़ा सा। जब ये खुद को कंडेंस कर लेगा, यहां पर जिस पार्ट को ये बनाएगा उस वाले पार्ट को हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, और ये कौन है, डीएनए है। तो डीएनए से क्या बना, क्रोमेटिन। और जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन आगे चल के खुद को बनाता है कुछ इस समान स्ट्रक्चर्स को, और उनको हम अच्छे से जानते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम क्या होते हैं, क्रोमोजोम जब डीएनए खुद को कंडेंस करता जा रहा है, जब डीएनए खुद की कोइलिंग को बढ़ा रहा है, उससे बनता है क्रोमोजोम। तो डीएनए है, क्रोमेटिन क्या करेगा, क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन के अंदर इसमें हिस्टोन प्रोटीन आती है। क्रोमेटिन में कौन कौन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। इसके अलावा मेन तो डीएनए ही होगा। जब डीएनए खुद को हिस्टोन प्रोटीन बनाएगा, 12th क्लास में पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, जब डीएनए खुद ही कंडेंसेशन करता है, खुद को क्रोमोजोम बनाता है, तो उस टाइम पे क्या करता है, वो खुद को लपेटता है हिस्टोन ऑक्टमर पे। उन प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, और यहां पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आता है। तो डीएनए ने पहले किसको बनाएगा, क्रोमेटिन को, और जब क्रोमेटिन खुद को और कंडेंस करेगा, खुद को और आपस में लपेटेगा, अपनी कोइलिंग को बढ़ाएगा, देन इट विल फॉर्म द क्रोमोजोम। तो मैं आपसे कह रहा हूं, सबसे लीस्ट कंडेंस कौन है तुम्हारे पास, डीएनए। सबसे ओपन फॉर्म है तो ये होता है लीस्ट कंडेंस्ड फॉर्म। और सबसे मोस्ट कंडेंस फॉर्म कौन है, क्रोमोजोम, मोस्ट कंडेंस फॉर्म। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जब जहां मैं न्यूक्लियस में पढ़ा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर, कि जब सेल डिवाइड करती है, सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोजोम देखने को मिलता है, अदरवाइज न्यूक्लियस में डीएनए किस फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में। क्रोमेटिन के भी दो टाइप है। आप कहेंगे सर यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, हम बात करेंगे इनकी, बाद में भी नहीं कर रहे। तो मैंने आपको क्या बताया, यहां पर क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम किससे बनता है, डीएनए से बनता है, और कैसे बनता है हम ये बात कर चुके। तो क्रोमोजोम सबसे मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म है, मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, ये याद रखें। अब इन सब को कैसे बनाना है, क्या करना है, अब ये आगे हम चलेंगे। आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा क्योंकि इसको मैंने कहा था सेंट्रोमियर। अब आप कहेंगे सर ये क्रोमेटिड होता है, अब वो बताओ, इतना भी आगे देख लेंगे। आगे सुने ध्यान से, आपसे जो मैं कह रहा था, तो यहां पर हमने ओवरऑल जो देखा है, सेल साइकिल के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जाना है, क्या होता है, कौन कौन से इवेंट होते हैं, ये सब हमने बात करी है। और बैक्टीरिया के अंदर वहां पर क्रोमोजोम तो डबल होता ही नहीं है, पर यूकेरियोट में तो ये होगा, डिवाइड करेंगे तो पहले इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी, डबल करना पड़ेगा डीएनए का कंटेंट, फिर जाके आगे डिवीजन होगा। यही तो होता है। इसमें क्या कह रहा हूं मैं आपसे, जो ये फॉर्म ऑफ डीएनए क्रोमोजोम है, क्या ये डुप्लीकेट होगा, बिल्कुल। इन सेल डिवीजन, इन सेल डिवीजन द डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम, जो आपका डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम है, जिसकी आपने कॉपी करी है, क्योंकि कॉपी जिसको कर लेते हैं, आप किसी की फोटोकॉपी कराते हो नोटबुक की, तो आप कहते हो ये ओरिजिनल है और ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी है, फोटोकॉपी है। तो डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम, इन सेल डिवीजन द डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे हम, बांटेंगे तो सही, गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द डॉटर सेल, जो बनेंगी। और आपको बता चुका हूं मैं डॉटर सेल क्या है, गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द डॉटर सेल, ये मैंने बताया। आगे देखें याद एक और को, जो बैक्टीरिया के अंदर है, बैक्टीरिया में फिजन जो होता है, फिजन, बैक्टीरिया क्या करते हैं, फिजन करते हैं और उससे अपने नंबर को बढ़ाते हैं। बैक्टीरिया में ये तो होता है बैक्टीरियल, एक मिनट रुको पहले मैं ये बता दूं, ग्रोथ होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, क्योंकि ग्रोथ तो हर कोई सेल करेगी, और सेल अपने आप को क्या कर रही है, रिप्रोड्यूस कराती है, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सेल। ये एनसीईआरटी में कहीं कहीं पर दे रखा है, मैं वहां बता रहा हूं जहां पे इसका इंपॉर्टेंट है आना, आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक होती है हर सेल की, ये हमने बात कर ली। और ये सारा जो होता है मैं आपको बोल चुका हूं, सेल साइकिल कैसे होता है, क्या होता है। अब आ जाते हैं
एज ए रिवीजन के समान, और आपकी बुक में दे रखा है कि फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल के कितने फेज हैं, क्या है। फेज ऑफ सेल साइकिल, पहला जो फेज है हमारे पास उसको मैंने क्या कहा था, इंटरफेस। सर इंटरफेस नहीं कहा, ग्रोथ फेज लिख लो, ग्रोथ फेज। दूसरे फेज का नाम क्या होता है, डिवीजन, डिवीजन फेज, और डिवीजन फेज को हम क्या कहते हैं, एम फेज। ये दो फेज है। इंटरफेज जो होता है, ग्रोथ फेज जो होता है, इसकी बात करता हूं मैं, आल्सो कोल्ड, इसको आप और नामों से भी जानते हो, आल्सो कोल्ड एज रेस्टिंग फेज, इसको हम रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। और मोस्ट टाइम, मोस्टली टाइम इज कंज्यूम इन इट, इसमें मोस्टली टाइम कंज्यूम होता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको 3 फेज में, सब फेज में डिवाइड किया गया है। सेल साइकिल के कितने फेज हैं बताएं, 2 फेज है। कौन कौन से फेज है, एक का नाम क्या होता है, ग्रोथ फेज या इंटरफेज, दूसरे फेज का नाम क्या होता है, डिवीजन फेज, या हम क्या कहते हैं, एम फेज। इसके कितने सब फेज है, तो याद रखें 3 सब फेज, वीवीआईपी। और नीट के अंदर हर साल क्वेश्चन आता है यहां से, नीट, ये याद रखें। पहली फेज को हम कहते हैं जीवन फेज, दूसरे को हम जीवन फेज, दूसरे को हम कहते हैं एस फेज, और तीसरे को हम कहते हैं G2 फेज, ये। और जो एम फेज है, डिवीजन फेज कहते हैं, ये तो इसके 3 सब फेज हो गए। अब सेल साइकिल में 2 फेज है ना टोटल, 3 इसके और 1 इसका, टोटल कितने फेज आ गए, 4 फेज। इन 4 फेज को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था होवर्ड एंड पेल्क। ये नाम एनसीईआरटी में नहीं है, किसने बताया था, बट ये चारों फेज के नाम एनसीईआरटी में है। तो देखिए इधर, क्या मैं इसको यहां कर सकता हूं, देखिए पहले कौन सा नाम बताया, ग्रोथ फेज, और दूसरे कौन सा फेज का नाम बताया मैंने, एम फेज। ग्रोथ फेज में कितनी फेज होते हैं टोटल, 3 सब फेज, क्या क्या नाम आता है, जीवन फेज, और दूसरे का एस फेज, और तीसरे का G2 फेज, और इसको क्या यहां से लिख दूं, सेमी एम फेज। तो टोटल अब मुझे बताएं, ग्रोथ फेज और एम फेज या डिवीजन फेज, ये किसकी फेज है हमारे पास, सेल साइकिल की फेज है कहना है। तो इन सेल साइकिल, यहां लिख सकता हूं, इन सेल साइकिल देयर आर 4 फेसेस, 4 फेस है टोटल मिलाकर, 3 किसकी है, ग्रोथ की, और 1 किसकी है, डिवीजन फेज की या एम फेज को, जो हम कहते हैं। इसको बताया किसने था, यहां पर क्या है, इट वाज डिस्कवर्ड बाई, इसको डिस्कवर्ड करने वाला कौन था, इट वाज डिस्कवर्ड बाई होवर्ड एंड पेल्क। तो होवर्ड एंड पेल्क नाम का साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था। अब जो सेल साइकिल है, मैंने बता दिया कितनी फेस है, क्या फेस है, इंपॉर्टेंट है, नीट में आया ही पढ़ाई है, कौन कौन से फेस है, कौन से मतलब किस सीक्वेंस में काम करती है, नीट PYQ। सर कब आया होगा, 2019 के आसपास, और कई बार आया पड़ा, 2 से 3 बार, तो 2 to 3 टाइम कर ले आप। सीक्वेंस पूछिए उन्होंने, पहले कौन सी, G1, फिर S, फिर G2, फिर M। तो इसके अगर सीक्वेंस में लिखूं यहां पर, करेक्ट सीक्वेंस जो आएगी, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है, पर जो करेक्ट सीक्वेंस बन के आती है यहां से, वो ये है, G1 है, उसके बाद S, उसके बाद G2, उसके बाद M। ये लो, अगर आपको इतना पता है तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन चुके हैं नीट में, करके देख लेना आप। फिर आगे देखो, जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल वेरी, सेल साइकिल टाइम वेरी करता है, सेल साइकिल टाइम वेरी, वेरी का मतलब बदलना, चेंज। सेल साइकिल टाइम वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। एक जीव से अगर आप दूसरे जीव में जाओगे तो सेल साइकिल का टाइम सब में सेम नहीं है, सब में अलग अलग मिल सकता है आपको।
तो वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम वन सेल टाइप टू अनदर सेल। और ऐसा भी याद रखना कि एक ऑर्गेनिज्म में हर सेल, जैसे कि लीवर सेल है, किडनी सेल है, और लीवर, हार्ट, किडनी, नेफ्रॉन, ये सब जो तुम्हारे पास में है, जो किडनी की यूनिट का नाम नेफ्रॉन होता है। अब इन सब का टाइम भी आपको अलग अलग मिल सकता है। तो जीवो में जाओगे तो भी बदल बदल के मिल सकता है आपको। अगर आप फ्रॉम वन टाइप ऑफ सेल टू अनदर टाइप ऑफ सेल में जाओगे तो भी वेरी करके मिल सकता है। इंसान की बात करूं मैं, यूकैरियोट सेल है, हमारी बुक ने एनसीईआरटी पेज नंबर 163 न्यू एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ोगे तो ऊपर में उन्होंने क्या है, जहां पर फिजिक्स में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है यूकैरियोटिक सेल की हम बात करें, और वहां उन्होंने कौन सी सेल का यूज किया है, ह्यूमन सेल को इस्तेमाल करा है। तो ह्यूमन सेल के अंदर उन्होंने ऑन एन एवरेज सेल जो डिवाइड करती है, सेल साइकिल टाइम है, सेल साइकिल टाइम वो कितना लिया हुआ है, 24 आवर का। और इस 24 आवर में हमारी बुक ने कहा है कि इस टोटल 24 आवर का 95% ऑफ टोटल टाइम इज कंज्यूम्ड इन ग्रोथ फेज। तो 90% टाइम टोटल सेल साइकिल का बताओ किसने यूज करा, ग्रोथ फेज ने। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं, एनसीईआरटी में यहां लिखा हुआ है वो। अब रिमेनिंग कितना परसेंट है, 5% ग्रोथ में आ गया। टोटल कितनी फेज है, 2 ही है। ग्रोथ में इतना चला गया 95, तो इसमें कितना बचेगा, ओनली 5%। इतना उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। दूसरा, ह्यूमन सेल कितने में कर रही है, 24 आवर में। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल और है, जो यीस्ट सेल है, यीस्ट का नाम सुना होगा, यीस्ट सेल डिवाइड इन एवरी 90 मिनट। कितने मिनट में डिवाइड करती है बताइए, हर 90 मिनट में डिवाइड करती है। नीट में ये भी क्वेश्चन है, ये भी इतना घटिया क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि यीस्ट की सेल कितने में करती है। और याद रखना इसका साइंटिफिक नेम जो होता है, अगर आप देखें, जब आप पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 12th क्लास का चैप्टर है, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th का सेकंड चैप्टर है। वहां पर आप जब पढ़ेंगे यीस्ट को, और वहां भी फंजाई टॉपिक आएगा, और वहां भी एस्कोमाइसीटी टॉपिक आएगा उसमें, तो वहां पर यीस्ट का नाम दे रखा है। और यीस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, याद रखें, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये इसको अंडरलाइन कर लेना, ये आया हुआ था। अब चलो एनसीईआरटी के लाइन को देखते हैं हम, कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ था, इन सब को देखते हैं शुरू से लेके अब तक। आप सारे अवेयर होंगे, देखो ऑल ऑर्गेनिजम्स, सारे आप अवेयर हैं। और अवेयर कैसे हैं आप, कि जितने भी आपके पास ऑर्गेनिजम्स है वो सब क्या करते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट, कहां से लाइफ को स्टार्ट करते हैं बताओ, सिंगल सेल से। बता चुका हूं मैं, एक सेल से शुरुआत हुई है हम सबकी, स्टार्टिंग में बताया था। उसके बाद जो सिंगल सेल है क्या करती है, बड़ा एक ऑर्गेनिज्म बना देती है, और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, बात कर चुके हैं। सारी सेल रिप्रोड्यूस करती है बाय डिवाइडिंग इनटू टू। भाई एक सेल है ये, तो एक ने कितनी सेल बनाई है बताइए, 2 सेल बनाई है, तो 2 ही तो बनाई है, एक सेल ने जो बन के आती है। और पेरेंटल सेल, ये सेल किसके समान होती है, पेरेंटल, और इनको हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल। तो पेरेंटल, हर एक पेरेंटल सेल कितनी डॉटर सेल बनाती है, 2। तो ये उन्होंने लिखा इनटू 2 डॉटर सेल, देखो ये लिखा पेरेंटल सेल, बात कर चुका है। अगला, जो डॉटर सेल है फिर वो अपना ग्रोथ कराएंगी, फिर डिवाइड करेंगी। अब जो ये बनी है फिर ये आगे चल के बनाएंगे। ये इस तरह से चलता रहता है। देखिए क्या कहा था मैंने, कि जो एक तो होता है, सबसे पहले क्या होगा, इसमें ग्रोथ होगा, कोई भी सेल है, फिर क्या करेगी, डिवीजन करेगी। फिर इन्हीं 2 प्रोसेस से सारी की सारी सेल इस तरह करती है और मिलियंस ऑफ सेल बना लेती है। हमारी एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा हुआ है, कि इसी मेथड से क्या होता है, सेल ग्रो कर रही है, डिवाइड कर रही है, और उससे एक नई सेल पॉपुलेशन बन जाती है। और ये ग्रोथ और डिवीजन से ही पॉसिबल है। और इसी दोनों की वजह से जो सिंगल पेरेंटल सेल है और इसकी जो प्रोजेनी है, अब दूसरी वर्ड्स में किताब में लिखा हुआ है,
ग्रोथ और डिवीजन ये सिंगल सेल से क्या बना लेते हैं, मिलियंस ऑफ सेल। क्या कहा, पहले ये सेल बनेगी, फिर ये पहले ग्रोथ करेगी, ग्रोथ के बाद में अपने आप को डिवाइड करेगी दो के अंदर, और यही दो प्रोसेस ऐसे हैं, ग्रोथ हो गया और डिवीजन हो गया, जिससे वो मिलियंस ऑफ सेल बना लेती है। और इनकी हम बात कर चुके हैं डिटेल में। अब देखिए आगे एनसीईआरटी क्या लिख रही है, सेल साइकिल है, सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है, हमको पता चल गया ये तो कि इंपॉर्टेंट है। और जब सेल डिवाइड करती है तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेल ग्रोथ होता है, ये बात कर ली। और इनमें डीएनए का रेप्लिकेशन भी आता है, आपको मैं बता चुका हूं। और सेल का डिवीजन होता है जब सेल साइकिल होती है, और सेल का ग्रोथ होता है। और ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, और ये जेनेटिकली कंट्रोल होता है, ये भी आपको मैं बता चुका हूं। देखिए आगे, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट जीनोम कर रहा है। देखो डीएनए क्या होगा, डीएनए की कॉपी बनेगी, और जब डीएनए की कॉपी बनेगी तो उसका डुप्लीकेशन हो रहा है, और दूसरे जो ऑर्गेनल्स है, जो उसके कंपोनेंट है, उनका भी फॉर्मेशन होगा, फिर उससे दो डॉटर सेल बन जाएगी। इनको मिला के क्या कहते हैं, सेल साइकिल। इसकी मैं डेफिनेशन आपको बता चुका हूं। इसके बाद में, इसके अलावा देखो, जो सेल ग्रोथ है, साइटोप्लाज्म का बढ़ना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेल में जो भरा होता है इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बट डीएनए की जो कॉपी होती है वो एक बार होती है। इसकी मैं आपको कल बताऊंगा डिटेल में कि कहाँ कॉपी बनती है डीएनए की, डीएनए रेप्लिकेशन क्या नाम कहा है, डीएनए पॉलीमरेज कैसे होता है, ये सब कल की क्लास में आएगा, और बहुत डिटेल में करेंगे। नीट का हर एक क्वेश्चन जितने भी आज तक आए होते सारे के सारे बन जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, आगे देखो, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है हमारे पास, डीएनए सिंथेसिस वही है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डॉटर सेल में, मैं आपको बात कर चुका हूं। और ये कॉम्प्लेक्स है, किसके अंडर होता है, जेनेटिक कंट्रोल में होता है। कर ली बात, ये तो मैं एनसीईआरटी आपको दिखा रहा था ताकि आप ये ना कहें सर आपने कहा क्या पढ़ाया था हमें। अब देखो सेल के जो फेस है, यूकेरियोटिक सेल को उन्होंने किसकी बात करी है, ह्यूमन सेल को लिया है। कितनी बार में, कितनी देर में डिवाइड कर रहे हो, 24 आवर में। और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल है ये वेरी करता है एक जीव से दूसरे जीव में, और फ्रॉम वन सेल टाइप टू अदर सेल टाइप, ये भी बता दिया। यीस्ट कितनी देर में डिवाइड करती है, 90 मिनट में। बताओ कौन सा रह गया, और कितनी उसमें डिवाइडेड है सेल साइकिल, दो में, इंटरफेस और एम फेस। इंटरफेस का दूसरा नाम क्या होता है, ग्रोथ फेस। बात कर ली हमने। अब ये डायग्राम है, उन्होंने बता रखा है G1 है, S है, G2 है, और ये सारे को मिलाकर क्या बोला है, एम फेस। मैं कल बताऊंगा इसको, कल का वेट करें, अगली क्लास का। देखिए एम फेस क्या होता है, अब ये वो फेस है जहां पर एक्चुअल में हमारी सेल डिवाइड करती है, एक्चुअल में जो जहां पर एक्चुअल में माइटोसिस क्या है, ये भी मैंने नाम लिया नहीं है, कल के लिए, नेक्स्ट क्लास। अब इसमें देखो ना क्या लिख रखा है, जो आपको मैं जिसके लिए मैंने इस स्लाइड को लिया था वो ये है, सिग्निफिकेंट टू नोट दैट जो 24 आवर है तुम्हारा एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, उसका 95% किस में चला जाता है, देखिए वो तुम्हारा किस में चले जाता है, इंटरफेस में। इंटरफेस का मतलब ग्रोथ फेस में। और बच्चा फेस 95%, 24 आवर का अगर 1 घंटा जा रहा है, किसके अंदर जा रहा है, वो डिवीजन में जा रहा है, तो भाई 5% ही जा रहा होगा, अप्रोक्स लगा लो, लगभग के आसपास में। तो वो क्या कह रहा है, हमारा जो 95% वो तो ये खा गई, इंटरफेस खा गई, ग्रोथ फेस खा गई। और जो थोड़ा बहुत टाइम किस में चला जाता है तुम्हारे पास में, सेल डिवीजन में चला जाता है, फॉर ओनली अबाउट एन आवर। तो कितना टाइम ह्यूमन सेल का जाता है डिवाइड करने के लिए एम फेस में, वो जाता है अबाउट एन आवर, मींस 5%। और कितना जाता है ग्रोथ में, इंटरफेस में, वो जाता है तुम्हारा 95%। ये हो चुका था। अब लास्ट होगी स्लाइड, और वो क्या है, अब देखें इसको कितने पार्ट में डिवाइड करा उन्होंने, क्या होता है 3 में करा है, और किस फेस को डिवाइड करा है, इंटरफेस को। अब ये मैं वापस से आपको कल बताऊंगा, और ये बात कर ली हमने, G1 फेस, S फेस, G2 फेस, ये नाम किसके आते हैं, ग्रोथ फेस के आते हैं। टोटल फेस कितने होते हैं, और ये कैरियोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या है, कल बताऊंगा। आज की क्लास को हम यहीं पर दी एंड करते हैं। इसको यहां तक अच्छे से देखना, और थोड़े क्वेश्चन बनेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।